हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 9 क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है जलवायु। इस चैप्टर में हम जलवायु के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पिछले 2 अध्याय में हमने देखा था कि हमारे देश की स्थल आकृतियों एवं अपवाह के बारे में हमने पढ़ा था। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। यानी कि अगर हमें किसी भी जगह के पर्यावरण के बारे में समझना है तो हमें क्या है कि सबसे पहले जो हमने 2 चैप्टर में देखा था उसके बारे में जानना होता है। और ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, यानी कि जैसे कि मौसम परिवर्तन होता है, जो हमारी ऋतु होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून वगैरह, उस सब के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जलवायु और मौसम में यही विषय पर जो है अंतर होता है। जो मौसम होता है वो प्रत्येक दिन बदलता रहता है। यानी कि एक दिन आज हम जैसे कह रहे हैं आज गर्मी है, कल सर्दी है, परसों जो थी मतलब गर्मी थी। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन को जो डिफाइन करते हैं वो मौसम होता है, वो जलवायु नहीं होती है। लेकिन 30 से 35 वर्ष के अंतराल में जो हमारा मौसम रहता है, यानी कि जैसे एक समान रहता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। या तो सर्दी रहेगी या मतलब जैसे अलग रहेगा, जो नमी वाला मौसम है वो रहेगा या शुष्क मौसम रहेगा, तो उस हिसाब से जलवायु को देखा जाता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के जलवायु मंडल की अवस्था को बताता है। यानी कि जो मौसम है वो एक छोटे समय के लिए होता है, जबकि जो जलवायु है वो एक लंबे अवधि होती है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडल, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। जैसे कि हम देखते हैं मौसम अभी बहुत तेज धूप निकल रही है, थोड़े से बादल हुए, बारिश हो गई, तो मौसम क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो ऐसा चलता रहता है, वो मौसम है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या जो है वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। जो हम देखते हैं, अब मान लो जैसे आज गर्मी है, बादल बादल हुए, बारिश हो गई, तो थोड़ा सा ठंडा जो है मौसम हो जाता है, लेकिन फिर भी रहती गर्मी है। तो वो महीनों का प्रोसेस होता है, जिसमें हम देखते हैं शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, मानसून होता है, जो वर्षा वगैरह आती है। तो ये जो हमारे मौसम है वो हमें देखने को मिलते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जो हमारा विश्व है उसको कई अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्योंकि जो हमारी अवस्थिति है पूरी पृथ्वी की वो अलग अलग है। कहीं पर ज्यादा सर्दी होती है, जैसे कि अगर हम उत्तर पोल की तरफ देखें, जैसे हमें दिखाई देता है रशिया का ऊपरी भाग, और जो हमारे यूरोप वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड वगैरह, वो ठंडे क्षेत्र हैं। जबकि जो हमें भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं वो गर्म क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। दक्षिण की ओर भी जाते हैं, यानी कि दक्षिण पोल की तरफ अगर हम जाएं तो वहां पर भी हमें ठंडे क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो जलवायु के हिसाब से अलग अलग बटी हुई है। भारत की जलवायु कैसी है और तथा क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो अरबी शब्द है मौसम से हुई है। यानी कि जो मानसून शब्द निकला है वो मौसम शब्द से निकला है, जो कि एक अरबी का शब्द है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी कि जो वर्ष है उसमें वायु की दिशा किस ऋतु के अनुसार परिवर्तित हो रही है, उसको हम मानसून के नाम से जानते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो हमारा भारत है, जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि हमारे यहाँ की मानसूनी जलवायु है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, और हमारा जो भारत है वो दक्षिण में पड़ता है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। तो हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता होती है। अगर हम तापमान और वर्षा इन दो को ही लेकर चलें तो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री तक
हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री के सेल्सियस जो है आसपास में रहता है। तो इस प्रकार से जो एक ही क्षेत्र है, एक पूरा भारत है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो तापमान है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे कि थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है जहां पर थार रेगिस्तान है, जबकि कि उसकी रात यह नीचे गिरकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन में 50 डिग्री जा रहा है, रात में 15 हो गया है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो हमारा जल है, ना तो वो बहुत जल्दी वायु को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, ना ही उसको निकालता है, यानी कि जो हमारा पानी होता है वो बहुत टाइम लगाता है गर्म होने में या ठंडा होने में, जबकि जो हमारा रेत होता है, जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, रेत जो है बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जिसके कारण जो हमें रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ के तापमान में इतना तेजी से होता हुआ परिवर्तन दिखाई देता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें तो वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। जो हमें हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पर हमें दिखाई देता है कि बर्फ की फॉर्म में पूरी जो वर्षा है एक तरह से हम कहें तो बर्फबारी होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में हमें जल की वर्षा होती हुई दिखाई देती है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो हमारा लद्दाख और राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर हमें बहुत कम वर्षा होती हुई नजर आती है, केवल 10 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, जबकि जो मेघालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से लेकर जो है इससे भी अधिक वर्षा हमें दिखाई देती है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जो हमारा मासिनाम है, मासिनाम मेघालय में पड़ता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्व की वर्षा होती हुई दिखाई देती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। जैसे कि हम देखते हैं इस टाइम पर इन तटों पर वर्षा होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। इन घटनाओं के कारण जो भौगोलिक स्थिति होती है, हम जानते हैं कि इन के कारण भी जो विविधता है वो दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। कोई पानी में रहना पसंद करता है, कोई जमीन पर रहता है, तो कोई वर्षा वाले क्षेत्र में रहना पसंद करता है, तो कोई सूखे में रहना पसंद करता है। इस प्रकार हमें जो जैव विविधता है वो हमें दिखाई देती है। संस्कृति विविधता भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि जो संस्कृति है वो भी यहाँ पर बदलती हुई नजर आती है। जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो डिफाइन करती है कि हम किस प्रकार की संस्कृति में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई द्वीपीय जगह है जहाँ पर कृषि नहीं हो सकती, तो वहाँ पर द्वीप है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या खाएंगे, वो मछली वगैरह पकड़ के खाएंगे, उनका जो आहार है वो मांसाहारी होगा। जबकि एक समतल मैदान वाला क्षेत्र है, नदियां वदियां हैं, तो वहां पर जो कृषि है वो आसानी से हो सकती है और अच्छी मात्रा में होगी, तो वहां के लोग हमें शाकाहारी दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि वहां की विविधता कैसी होगी, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी दिखाई देती है। जो घर हैं वो भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर हमें जो घर है वो इस प्रकार से बनाए हुए दिखाई देते हैं, एक त्रिभुज आकार में, क्योंकि जो बर्फ है वो पिघल पिघल कर नीचे आती रहती है। जबकि हम मैदान वाले क्षेत्र में देखें तो वहां पर हमें दिखाई देता समतल छतें होती हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ वगैरह पड़ती ही नहीं है। और राजस्थान वाला क्षेत्र हम देखें तो वहां पर इतनी मोटी मोटी दीवारें हमें देखने को मिलती हैं, ताकि जो अंदर का बाहर की जो गर्मी है वो घर में प्रवेश ना कर सके। तो ये जो विविधता है वो हमें इनके कारण दिखाई देती है। जलवायु नियंत्रण अगर हम देखें तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी, ये 6 कारक हमें बताते हैं। अक्षांश, तुंगता जिसको ऊंचाई कहते हैं, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, ये हमें बताते हैं कि वहां की जो जलवायु है वो किस प्रकार की रहेगी। ये 6 कारण होते हैं। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी मतलब गोल शेप में है, बिल्कुल गोल तो नहीं होती है, थोड़ी चपटी भी होती है ध्रुवों पर, लेकिन फिर भी गोल शेप में इसको माना जाता है। तो उसके कारण जो सौर ऊर्जा है और अक्षांशों के अनुसार हमें अलग अलग दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। एक तो हमारी पृथ्वी मतलब गोल टाइप में है, दूसरा कि
आड़ी है, थोड़ी सी तिरछी, जो कि 23.5 डिग्री पर जो है झुकी हुई है। इसके कारण जो अगर हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो हमें जो सूर्य ताप है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, वो कम पहुंचती हुई दिखाई देती हैं। सबसे ज्यादा हमारी जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री वाली, वहां पर दिखाई देती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घटता जाता है, क्योंकि तापमान घटने का कारण यही है कि जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है, सूर्य इधर पड़ रहा है, सूर्य किरणें ऐसे हैं जबकि पृथ्वी ऐसे है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत कम जा पाती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो कम होता है। जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पर सीधी तापमान पड़ता है, जिसके कारण जो है यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। इसलिए जो पहाड़ियाँ हैं गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। जो पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि एक तो ऊंचाई है वहाँ पर और फिर ध्रुवों की ओर हमें ज़्यादातर पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, तो ये ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऊंचाई क्या है और अक्षांश क्या है वो दोनों ही डिफाइन करते हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है, यानी कि समुद्र से दूरी और पास भी इसमें जो है एक कारण बनता है। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि जिस ओर दिशा चलेंगी जो महासागरीय धारा है उसके हिसाब से विश्व के अधिकतर जो है हम देख सकते हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उच्चावच होता है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें जो पर्वत होते हैं, अगर वो वायु को रोकते हैं, क्योंकि ऊंचे पर्वत हैं वायु नहीं आ पाएगी, लेकिन ये कारण भी बन जाते हैं कि वर्षा होने के। अब कोई वायु है जो कि नमी लेकर के आ रही है, अपने साथ पानी ला रही है, वो इस पहाड़ों से टकराएगी और टकराने के कारण क्या है कि उस क्षेत्र में वर्षा करवाएगी, जैसे कि हमें पश्चिमी घाट पे होता हुआ दिखाई देता है। तो पर्वतों के पवनमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, ये कई कारण रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले अक्षांश देखें हम। अक्षांश क्या है? जो पृथ्वी की सतह पर हमें जो है क्षैतिज रूप में दिखाई देती हैं, इस प्रकार से लाइनें, जैसे 23.5, 66.5 ये और 0 डिग्री वाली, तो ये सारी जो रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, जो उत्तर में है उसके। इसलिए भारत की जो जलवायु है में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ये कैसे डिफाइन होता है? जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, अब इसके जो 23.5 वाली आ रही है, 23.5 उत्तर की ओर नॉर्थ में और 23.5 दक्षिण की ओर साउथ में। अब ये जो बीच वाला क्षेत्र होगा ये उष्णकटिबंधीय होगा, यानी कि गर्म प्रदेश होगा ये, और जबकि इसके जो ऊपर वाले होंगे 23.5 नॉर्थ के ऊपर, 23.5 दक्षिण के नीचे वाला जो क्षेत्र होगा ये उपोष्ण जलवायु वाला होगा। तो इसमें जो हमारा भारत है वो कहाँ पड़ता है? यहाँ से हमें कर्क रेखा होती हुई नजर आती है, जो कर्क रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर हमारा भारत आता है, जो कि कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। यानी कि कुछ भाग हमारा जो कर्क रेखा है उसके ऊपर जा रहा है, जबकि कुछ भाग जो है वो कर्क रेखा के नीचे रह रहा है। तो ऐसे में जो भारत है उसमें दोनों ही प्रकार की जो जलवायु है वो हमें देखने को मिलती है। ऊंचाई एक कारण है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हम जानते हैं जो हमारा उत्तरी वाला भाग है वहां पर हिमालय खड़ा हुआ है, जो कि हमारे जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं उनसे रक्षा करता है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जो हमारा तट है वो भी काफी बड़ा है, जो कि हमें गुजरात से दिखाई देता है और ये जाता है हमारा पश्चिम बंगाल की जो है वहां तक ये फैला हुआ है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। जो साइबेरियन हवाएं रशिया वगैरह से होती हुई दिखाई देती हैं, वहां से मतलब आती हैं, तो उनको ये रोकता है, जिसके कारण भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी सही रहती है, वरना यहाँ पर बहुत बर्फबारी और बहुत ठंडा हो जाए भारत। इन्हीं
पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, वरना मध्य एशिया में बहुत ठंड पड़ती है। भारत में भी अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो काफ़ी जो भारत की कृषि वगैरह पद्धति है उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। वायु दाब एवं पवन एक कारक है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये कुछ कारण हैं। तो भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों जैसे कि ट्रेड विंड्स हैं वाले क्षेत्र में स्थित है। जो व्यापारिक पवनें हैं, पवनें भी 3 प्रकार की हमें दिखाई देती हैं, उनमें से एक व्यापारिक पवनें होती हैं जो इस क्षेत्र में भारत हमें दिखाई देता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। जो उच्च दाब पट्टियां हैं वहां से ये चलती हैं, ये दक्षिण की ओर बहती हैं। ये जो पवनें हैं वो दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों में की जो ओर है ये बढ़ती हैं। जो कोरियोलिस बल है इसके द्वारा क्या है कि जो वायु की मतलब दिशाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, यानी कि सूखी पवनें होती हैं, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं। एक चीज क्या है कि जो पवनें स्थल मार्ग से मतलब जहाँ पर स्थल है, स्थल से उत्पन्न हो रही हैं तो वहाँ वो शुष्क होंगी, क्योंकि उनमें नमी कहाँ से है, उनमें पानी कहाँ से आया, क्योंकि वो तो स्थल वाले भाग से उत्पन्न हो रही हैं। जबकि जो समुद्र या पानी के स्थल वाले से उत्पन्न होती हैं तो उसमें हम नमी देखने को मिलती है। यानी कि जो पवनें हैं जो जल वाले जहाँ से जल से उपस्थित हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, जो समुद्र है वहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, तो उनमें नमी देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें पानी भी होता है एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। अब जब उनमें नमी ही नहीं तो वर्षा कहाँ से होगी, इसलिए इसके कारण वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र माना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मतलब हम जानते हैं व्यापारिक पवनों के में जो है भारत स्थित है। अब पवनें वो क्या है, शुष्क हैं। शुष्क होने के कारण वहाँ वर्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत तो शुष्क नहीं है, भारत में तो वर्षा होती है। अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर कोरियोलिस बल को दिखाया गया है। कोरियोलिस बल क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो आभासी बल लग रहा है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। इनको दो नामों से जाना जाता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो लो प्रेशर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। जब हमारी ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी के दिन आते हैं, इसमें जो हमारी वायु है उसकी दिशा बदल जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारे जो भारत है उसकी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु माना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों से ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। जो भारत की मुख्य भूमि है यानी कि जो भारत है यहाँ पर हमें वर्षा होती हुई इनके कारण दिखाई देती है। ऋतुओं की अगर हम बात करें तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। जो हमें तटीय क्षेत्र वाले दिखाई देते हैं जहाँ पर तट पड़ते हैं, जहाँ जिनके आसपास पानी वाला इलाका होता है, तो यहाँ पर जो हमें भिन्नता है ऋतुओं में वो बहुत कम दिखाई देती है। यानी कि ना वहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, वहाँ एक जैसा मौसम दिखाई देता है। जैसे हमारा बेंगलुरु है, मुंबई है, वो जो शहर हैं वो नॉर्मल रहते हैं। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, जैसे कि हम अपने क्षेत्र में देखते हैं अलग अलग ऋतुएं पड़ती हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। भारत में 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल माना जाता है। वो क्षेत्रीय आधार पर होता है। तो यहाँ पर जो शीत और ग्रीष्म है वो उत्तर वाले भारत में तो हमें दिखाई देता है अच्छे से, पूरे भारत में मानी जाती है। वैसे तो ये शीत ऋतु की अगर हम बात करें
तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। जो हमारी शीत ऋतु है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक चलती है। जैसे कि देखते हैं, भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। जो उत्तर वाला भाग है भारत का, जैसे कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इन क्षेत्रों में, दिल्ली वगैरह, जनवरी से और दिसंबर जनवरी में सबसे अधिक ठंड देखने को मिलती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। जो हम अगर उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो हमारा तापमान है वो और भी ज़्यादा कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो पहुंच ही नहीं पाती हैं। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। इतना कम यहाँ पर हो जाएगा और वहां पर ऐसा का ऐसा ही। दिन गर्मी तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तुषारपात यानी कि जो पाला वगैरह पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं वो पेड़ों पर मतलब लटकी हुई हैं, तो वो उसको हम तुषारपात कहते हैं। हिमालय वाले क्षेत्र पर ढालों पर जो है वहां पर हिमपात होता है, यानी कि बर्फबारी होती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। जो स्थल है, इस स्थल से समुद्र की ओर ये चलती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। जो ये पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। यहाँ पर देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता में कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हर चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हिमपात की पर्वतों पर आवश्यकता है। एक तो वो टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है। साथ ही जो मैदान वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर उसके कारण वर्षा होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, इसको महावट भी कहते हैं, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो रबी की फसलें होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ज़रूरी है उनके लिए, ताकि जो फसल है वो हो सके अच्छे से। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये हमने देखी शीत ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु को देखें हम, तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण वायुमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। जो अब ग्रीष्म ऋतु कब आएगा? जब सूर्य दक्षिण की ओर आएगा घूम के, जो है इसके कारण यहाँ पर हमें ग्रीष्म ऋतु दिखाई देगी, गर्मी पड़ने लगेगी बहुत ज़्यादा। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। जो मार्च है, मार्च का महीना लगती है ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और ये रहती है भारत में मई तक। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। इन दिनों गर्मी जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश में गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो राजस्थान और हमारा गुजरात वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर राजस्थान वाले में, क्योंकि वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है और 45 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पहुँच जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर हमें जो तापमान है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय मैदान जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हमें तटीय क्षेत्र से मिला हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान जो है नॉर्मल रहता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। जो उत्तर वाला भारत का क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां पर ये पवनें चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। जो हमें लू दिखाई देती है, लू में क्या है कि कई बार बीमारियां लग जाती हैं, लूज मोशन बच्चों को हो जाते हैं, हैजा हो जाता है, इसकी गर्मी बहुत बुरी होती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हम हिमवृष्टि भी होती है, जो ओले वगैरह पड़ते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। बंगाल में इसको काल वैशाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। आमों के पकने के कारण, इस वर्षा से आम पकेंगे, आम पकने के कारण इसको आम्र वर्षा कहते हैं, यानी कि एक तरह से आमों के लिए होने वाली वर्षा। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन किस प्रकार से है? तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, जो गर्म महासागर हैं वहां से गुजरती हैं ये, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से ये चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं, यानी कि जो पूरा भारत है वहां पर ये 1 महीने में पूरे में घूम जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, जो वृष्टि छाया क्षेत्र उसके अंतर्गत ही आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। जो अधिकतर वर्षा हमें देखने को मिलती है वो उत्तर पूर्व वाले भाग में इसकी होती है। तो यहाँ पर एक जो है पूरा मैप दिखाया गया है मानसून का आगमन किस प्रकार से भारत में होता है। यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ 1 जून से 1 जून तक, मतलब 1 जून में जो है जो तटीय वाला क्षेत्र है यहाँ पर पड़ेगा दक्षिण में, फिर 5 जून तक यहाँ आ जाएगा, फिर प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम देखें तो 10 जून तक पहुंच जाएगा और ये जा रहा है यहाँ पर हमारा जो मध्य वाला भारत है यहाँ से होता हुआ नेपाल पहुंच रहा है। 15 जून में जो हमारा राजस्थान वगैरह वाला जो गुजरात वाला क्षेत्र है, गुजरात मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाला, वहाँ पहुंच रहा है। और फिर हमें 1 जुलाई में दिखाई दे रहा है जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है वहाँ पंजाब में, और 15 जुलाई है वो बिल्कुल पश्चिम वाले क्षेत्र में, जो राजस्थान का पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहां पर ये पहुंच जा रहा है। तो इस प्रकार से ये चलता है। तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला जो है क्षेत्र है। मासिनराम मेघालय में पड़ता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। जो राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पर हमें वर्षा की मात्रा बहुत कम दिखाई देती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम होती है। इस प्रकार हमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। जब बाढ़ वगैरह आती है तो उससे काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित
करती है। ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए भी जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय के काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। गलत टाइम पर कभी मानसून आ जाता है, वर्षा होती है, तो उससे जो कृषि है उसको भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम अगर हम देखें, यानी कि मानसून की वापसी किस प्रकार है, तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्ती या निम्न दाब वाला क्षेत्र जो है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि अब क्या है कि इसमें अक्टूबर नवंबर के टाइम पर जो सूर्य है वो दक्षिण की ओर चले गति करेगा, यानी कि वहां पर जाएगा। उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण इन दिनों जो है दिन का मौसम असहाय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जब हम बरसात देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, फिर जो हवा चलती है उस हवा में नमी होती है, यानी कि एक आर्द्रता होती है। पूरा जो मौसम है वो आर्द्र बना रहता है और पूरी जो चिपचिपाहट है, उमस, वो महसूस होने लगती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। जो अक्टूबर हम देखते हैं, अक्टूबर का महीना लगने के बाद में हमें दिखाई देता है कि जो उत्तर वाला भारत है वहाँ पर क्या है कि अक्टूबर लगने पर जो है उत्तर वाले भारत के जो क्षेत्र है, उत्तर भारत जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो उत्तर क्षेत्र है, राजस्थान वगैरह वाला, तो यहाँ पर जो है तेजी से मौसम गिरने लगता है। यहाँ का तापमान जो है वो कम होने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। जैसे कि हमने अंडमान निकोबार में इस चक्रवाती तूफान के कारण, खैर वो तो सुनामी आई थी, लेकिन यहाँ पर हमें तूफान भी दिखाई देते रहते हैं, जिसके कारण काफी भारी नुकसान होता है। बाढ़ जैसी जो अवस्थाएं हैं वो बन जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ तक पहुंच जाते हैं। उड़ीसा में कई बार हमने देखा चक्रवात का आना, और काफी भारी मात्रा में जो है नुकसान देखने को मिलता है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। तो जो हमारा कोरोमंडल तट है, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो इन्हीं चक्रवातों के कारण मानी जाती है। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैप दिए हुए हैं, पहले मैप भी देख लें। तो यहाँ पर जो है मानसून का अंत, यानी कि जब मानसून लौट रहा है, वापस जा रहा है मानसून, तो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर जो जाते हुए मानसून को दिखाया गया है कि यहाँ से 1 सितंबर से जाना स्टार्ट होता है। 1 सितंबर, फिर 15 सितंबर तक यहाँ पहुंचेगा। वापस जैसे आया था वैसे ही जाएगा, उसी गति में जिस दिशा से आया था। 1 अक्टूबर तक यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से जाता हुआ नजर आता है। फिर 15 अक्टूबर तक जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां से जाएगा 1 नवंबर तक, और फिर यहाँ पर जो है हमें 1 दिसंबर तक दक्षिण से जाता हुआ पूरी तरह से दिखाई देता है। तो इस तरह से मानसून की वापसी हो जाती है। ये वार्षिक वर्षा का जो है मैप दिखाया गया है, यानी कि कहाँ पर कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 400 से अधिक अगर हम देखें तो ये जो हमें उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, तो ये जो डार्क में दिखाई दे रहा है उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पर मेघालय है। मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया वाली पर्वत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर हमें अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। जो हमारा पश्चिमी घाट है
यहाँ पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है, जो कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 से 400 के बीच में जो ये वाला क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 200 से 400 के बीच में होती है। 100 से 200 के बीच में हमें ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती हुई नजर आती है। 600 से 60 से 100 सेंटीमीटर ये वाला क्षेत्र, और फिर 20 से 40 जो ये वाला मध्य वाला है, फिर जो वाइट वाइट सा है यहाँ पर हमें दिखाई देता है 0 से 20 सेंटीमीटर, जो कि सबसे कम वर्षा हमें दिखाई देती है, जो हमें राजस्थान वाले क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से वर्षा का पूरा चक्र चलता है। यहाँ पर न्यूज़ दिखाई गई हैं किस प्रकार से चक्रवात और तूफान वगैरह आते हैं चेन्नई की, ये समाचार की पत्रिका है। तो वर्षा का वितरण जो था, हमने पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि हमारे तटीय वाले भाग हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो है हमें देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्वी एवं जो पूर्व में भी वर्षा की मात्रा है वो समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्यों कम है? जम्मू कश्मीर की लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। जो हमारा मध्य भारत भाग है भारत का, वहाँ पर हमें मध्य मात्रा में वर्षा होती हुई दिखाई देती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। जो हमारा हिमपात होता है, जो मतलब बर्फबारी होती है, वो हमें हिमालय तक ही दिखाई देती है, हिमालय में ही होता है ये। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जो सूखा है वो पड़ता है। मानसून एकता का परिचय किस प्रकार है? तो हम जैसे पढ़ चुके हैं, अलग अलग भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का जो प्रभाव है वह बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दिशाएं जो हैं वो ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम एवं तक जो है संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जो पूरा भारत है वो मानसून की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि किसी न किसी तौर पर किसी के लिए वो महत्वपूर्ण है। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मानसून के बारे में, मानसून के कारण किस प्रकार से जो हमारी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं उसके कारण जो है किस प्रकार से विविधता हमें देखने को मिलती है, और किस प्रकार से भारत का जो जलवायु है वो मानसून है, उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। जलवायु और मौसम में क्या परिवर्तन जो है अंतर है वो हमें देखने को मिला। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही।